तो हम लोग आजादी के लिए काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम, FREEDOM। तो फ्रीडम के एक एक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ है। आइए थोड़ा उसके बारे में बातचीत करते हैं, फिर आपकी भावनाओं को सुनेंगे। सेशन थोड़ा सा लंबा होगा आज का, क्योंकि अभी से ही ये आधे घंटे का सेशन है। तो अगर आप अभी तक बने हुए हैं, आपको झंडा नहीं फहराना है, कहीं जलेबी नहीं खाना है, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। और मैं देख रहा हूं आज संख्या जितनी थी उतनी ही है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कम से कम 100 लोगों को इस बात की जानकारी तो दे पाया ना, कि आरसीएम ने क्या संघर्ष किए थे, आरसीएम की क्या कहानी है। वो आज हम गुनगुनाएंगे ना वो गाना, कुछ याद उन्हें भी कर लो। अगर हम उन्हें याद कर रहे हैं ना, ये 13 साल पहले की सीन को भी याद कर लें, उस मुकेश कोठारी सर को भी याद कर लें, जिनके बाल नहीं हुआ करते थे, उन्होंने ये आजादी में अपना अहम रोल निभाया। उस सुरेंद्र वत्स सर को भी याद कर लें, जिन्होंने इस आजादी में, हम लोग प्रणाम करते हैं ऐसे योद्धाओं को, ऐसे वीरों को, जिन्होंने ये काम करके दिखाया, हमारे लिए गाइडलाइन तक हमें पहुंचाया, हमें डायरेक्ट सेलिंग रूल्स तक पहुंचाया। आज हमें कोई छू नहीं सकता है, आज हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, आज हम पे कोई केस नहीं कर सकता है। ये अगर कुछ हो पाया है सब कुछ, तो ये हमारे फ्रीडम फाइटरों की वजह से हो पाया है, कि आज हम आर्थिक आजादी का भी सपना देख सकते हैं, आज हम आर्थिक आजादी के लिए भी काम कर सकते हैं। लेकिन ये होगा कैसे, उसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो फ्रीडम का सबसे पहला शब्द है, इसे हम लोग बोलते हैं F, मतलब फोकस बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब थोड़ा ट्रेनिंग वाला पार्ट शुरू हो रहा है, आप अगर डायरी पेन लिए हैं तो अब आप नोट कर सकते हैं। फोकस करना पड़ेगा सर। हमारा ध्यान भंग हो जाता है, दूसरी कंपनियां हमारा ध्यान भंग कर देती है। वो कहती है हम आरसीएम से ज्यादा पैसा बांटते हैं, 1 साल 2 साल तो नजर आती है, उसके बाद वो नजर ही नहीं आती। आदरणीय केसी सर कहते हैं हमने लाखों कंपनियों को धोया है, धोया है। कुछ कंपनियां तो आरसीएम के जैसा नाम भी रख लेती है, इसी के उल्टा पुल्टा अक्षर घुमा के बोलते हैं हम तो वही हैं। नहीं हो सकते हो। आरसीएम ने जो किया है ना, न भूत न भविष्य कोई और कर ही नहीं सकता है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। अगर कोई कहे कि मैं दूसरा गांधी बन जाऊंगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। गांधी जी तो एक ही थे, एक ही होंगे, एक ही रहेंगे। वो नाम जब तक हिंदुस्तान का रहेगा तब तक नाम गांधी जी का रहेगा, तब तक नोट पे उन्हीं की तस्वीर छपेगी। जब तक नाम डायरेक्ट सेलिंग का रहेगा तब तक नाम आरसीएम का रहेगा। हम कोई दूसरी कंपनी की न बात करते हैं, न दूसरी कंपनी के बारे में कभी सोचते हैं, क्योंकि हमारे तो खून में आरसीएम है। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा? फोकस्ड रहना पड़ेगा। फोकस रहना पड़ेगा अपने लक्ष्यों पे। हमें फोकस का एक उदाहरण बताया जाता है, कि जब सूर्य की किरणों को, जब हम एक लेंस के माध्यम से एक जगह पे फोकस करते हैं ना, तो उसमें आग लग जाता है। हमें फोकस के बारे में बताया जाता है, कि जब पत्थर पे पूरे फोकस के साथ एक एक बूंद टप 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 पानी जब गिरते रहता है, तो पत्थर में भी छेद हो जाता है। क्या इतना फोकस हम बना सकते हैं? क्या इस तरीके से हम सोचते हैं? क्या हमें लग नहीं रहा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं? मैं जब एंथम लिख रहा था, तो मुझे मुझे लग रहा था कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, और ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। इसमें लिखा हुआ एक एक शब्द जो है, आगे आने वाले कल में इतिहास का पन्ना बनेगा। और इस इतिहास के पन्नों को जब पलटा जाएगा ना, तो नाम प्रियांशु वर्मा का भी नजर आएगा उसमें। ये गर्व मुझे है, ये गुमान मुझे है, और ये मौका मुझे दिया है उन वीर जवानों ने। इस बात का मुझे गर्व है। इसीलिए हमें क्या करना है साथियों, आरसीएम 25 साल पूरा कर रहा है, अपने रूपांतरण यात्रा निकाल रहा है, पूरे देश में यात्रा जाने वाली है। लेकिन हमें अपना फोकस बना के रखना है। लोग आएंगे आपको डाइवर्ट करने के लिए, लोग आएंगे आपको लालची प्लान दिखाने के लिए, लोग आएंगे आपको आरसीएम से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। उनको बता दीजिएगा यार हम आरसीएम करते नहीं, हम आरसीएम जीते हैं। तुम हमें हमारी सांसों से कैसे अलग कर दोगे? तुम हमें हमारे भावना से कैसे अलग कर दोगे? हम तो भावना है, नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्या करना है, एकदम फोकस बना के काम करना है। तो फ्रीडम का एफ का मतलब हो गया फोकस। आर का मतलब हो गया रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? ये जो पीछे इतने संघर्ष किए गए हैं, ये बताइए ना, ये मजबूत नींव किसके लिए बनाई गई है? हमारे आपके लिए ना। कि हम जब किसी व्यक्ति को जाके आरसीएम का प्लान दिखाएं, तो व्यक्ति ये ना कहे कि भगोड़ी कंपनी आ गई, वो ये ना कहे कि आज यहां पे कंपनी आई थी कल चली गई।
वो ये ना कहे कि कल तो आप दूसरी कंपनी की बात करते थे, आज तो आप दूसरी कंपनी की बात करते हो। ये नींव किसके लिए बनाई गई है? हमारे आपके लिए। तो क्या हम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी में दो शब्द जुड़ा हुआ है, एक है रिस्पॉन्स और दूसरा है एबिलिटी। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? ये हमने बचपन में पढ़ा था, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। और जब हमारे टीचर्स बोलते थे कि सजीव चीजों का आप लिस्ट बनाइए और निर्जीव निर्जीव चीजों का लिस्ट बनाइए, तो हम निर्जीव में लिखते थे डस्टर, बेंच, कुर्सी। ये सब क्या है? निर्जीव है। आप इसको एक लात मार दीजिए ना, कुछ प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन सजीव चीजों में अगर हम कुछ भी करें तो क्रिया के विपरीत जो है ना प्रतिक्रिया होती है। आप एक पेड़ में जो है ना छेद करके देखिए ना, उधर से कुछ ना कुछ बाहर आएगा, यानी कि रिस्पॉन्स देगा वो व्यक्ति। तो रिस्पॉन्स कौन देता है? सजीव देता है, सजीव, निर्जीव नहीं देता कभी भी। क्या हम आरसीएम में आके भी क्या हम निर्जीव नहीं बन गए हैं? हम रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं। अपलाइन फोन कर रहा है, उठाते ही नहीं है। अपलाइन मीटिंग में बुला रहा है, आते ही नहीं है। अपलाइन काउंसलिंग के लिए बुला रहा है, आते ही नहीं है। क्यों? हम निर्जीव बने हुए। हमें पता ही नहीं है कि हमारे फ्रीडम फाइटरों ने हमारे लिए कितना बड़ा हाईवे तैयार कर दिया है कि आज के डेट में हम एक आईएएस ऑफिसर को भी जाके प्लान दिखा सकते हैं। हम एक मंत्री जी को भी अपने टीम में ज्वाइन करा सकते हैं। ये ताकत हमारे पास है। ये डायरेक्ट सेलिंग रूल्स हमारे साथ है। क्योंकि मंत्री जी सिर्फ 5 साल के लिए मंत्री रहेंगे। हम अगर रॉयल्टी बन गए तो हमारा बेटा भी रॉयल्टी अचीवर कहलाएगा। हम अगर टेक्निकल बन गए तो हमारा बेटा भी टेक्निकल अचीवर कहलाएगा। हम अगर डायमंड बन गए तो हमारा बेटा भी डायमंड कहलाएगा। ये पावर क्या है किसी में? क्या इसकी जिम्मेदारी हमें नहीं लेनी चाहिए? आज स्वतंत्रता दिवस के दिन लेनी चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? जिसके अंदर रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी होगी। बाकी तो सब मरे हुए हैं, ठंडे हैं यार, उनका खून ही ठंडा हो गया है। खून ठंडा नहीं करना साथियों, खून गर्म करने का दिन है आज। आज आपके रक्त का जो प्रवाह है ना, वो इतना तेज दौड़ना चाहिए ना कि आरसीएम के प्रति जो आपके करने की जो ललक है ना, वो बढ़ जानी चाहिए। और ये तभी होगा जब हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, जब हमें पता है कि हमने क्या काम किया है। ये काम हमें ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि अभी तो दुनिया को पता ही नहीं है आरसीएम के बारे में, अभी तो दुनिया को पता ही नहीं है आरसीएम के संघर्ष के बारे में। तो क्या वो कभी कर सकता है? नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। फ्रीडम के आर का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर हम ई की बातचीत करें तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। फ्रीडम में पहला ई का मतलब एजुकेशन देना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को सिस्टम समझाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, प्लान समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। मैं आज आपको क्या कर रहा हूं? एजुकेट कर रहा हूं। एजुकेशन देना पड़ेगा, लोगों को शिक्षा देना पड़ेगा। और शिक्षा के बारे में एक बात कही जाती है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। ये वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। बताइए ना अपनी टीमों को कि क्या संघर्ष किया है हमारे आरसीएम ने। बताइए ना लोगों को कि हम आरसीएम वाले करते क्या है। क्या हम किसी को टोपी पहनाने का काम करते हैं? क्या हम किसी को मूर्ख बनाने का काम करते हैं? नहीं सर। हम नए भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। हम स्वास्थ्य रक्षा के लिए काम करते हैं। हम स्वावलंबन के लिए काम करते हैं। हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करते हैं। हम बचाने का काम करते हैं। हम जन जागरण का काम करते हैं। हम सेवा का काम करते हैं। ये बात हमें दुनिया को बताना पड़ेगा। और अगर दुनिया नहीं समझ रही है ना, तो जिस दिन हमारी रूपांतरण यात्रा निकलेगी ना, 100 दिन में 17,000 किलोमीटर जब हम चलेंगे ना, तो ये पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आरसीएम पिछले 13 सालों में कितना मजबूत हो चुका है। ये एजुकेट कौन करेगा? हम करेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लेंगे। क्योंकि फ्रीडम किसे चाहिए? हमें चाहिए ना आजादी। हम अपने समय से आजाद होना चाहते हैं। हम पैसों से आजाद होना चाहते हैं। हम ये गुलामी की जंजीर जो हमारे अंदर जकड़ी हुई है, हम कहने को तो आजाद है लेकिन गुलामी हमारे रग रग में फंसी हुई है, इससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तब जाके बड़ा काम होने वाला है। तो फ्रीडम का ई का मतलब एजुकेशन। हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा, हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। तब जाके बात बनेगी। और दूसरे ई का मतलब हुआ एम्पावरमेंट। और जब लोग सीखेंगे तो वो सशक्त होंगे। आप बनाइए ना अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा वाइटल। आप बनाइए ना अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा रॉयल्टी। अगर आप खुद नहीं है तो आप खुद बनिए ना रॉयल्टी अचीवर। आप बनेंगे तभी तो दुनिया आपके पीछे चलेगी।
आदरणीय बीसी सर कहते हैं, जो भीड़ से अलग हो जाता है वो लीडर हो जाता है। आप भी बनिए ना, आप भी करिए ना ऐसा काम जिससे कि आप भीड़ से अलग हो जाएं। तो आप खुद एम्पावर होइए और आप अपने लोगों को एम्पावर कीजिए। इसलिए ये इंडस्ट्री आई है हमारे लिए। ये नई टेक्नोलॉजी का नाम है आरसीएम। तो हमें एम्पावरमेंट पे काम करना पड़ेगा। हमें अपने लोगों को सशक्त बनाना पड़ेगा, स्वावलंबी बनाना पड़ेगा, उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा। उनके अंदर भी आरसीएम की यही अलग जगानी पड़ेगी, उनके अंदर भी यही कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, तब बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनेगी। तो एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। एजुकेशन देंगे, एम्पावरमेंट करेंगे, तो फिर आएगा डी, यानी कि ड्रीम बिल्ड करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे। क्या गांधी जी जब देश की आजादी के लिए सपना देखे थे, तो क्या वो सोते थे क्या? हम सोते हैं। हमें आजादी चाहिए अपने समय से, हमें आजादी चाहिए पैसों से, लेकिन हम ना सांड की तरह सोए रहते हैं। आपको नहीं बोल रहा हूं, जिनको आपने बुलाया वो उनके बारे में बोल रहा हूं, जो नहीं आए, जो जूम में जुड़े तो थे सिर्फ अपना अटेंडेंस बनाने के लिए, अभी वो निकल के चले गए। और जिनके पास दूसरा काम है ना, उनको ये बात कभी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है। मेरा अधिकार तो उस पे है जो अभी भी सोया होगा, जब देश जो है 78वीं स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तैयार है। लाल किले के प्राचीर पे प्रधानमंत्री अपना भाषण देने के लिए तैयार है, अभी भी वो सो रहा होगा। डिसिप्लिन होने की जरूरत है सर। हमारे पास बहुत कम समय है। एक व्यक्ति के लिए पूरी जिंदगी में काम करने के लिए सिर्फ 1 लाख घंटे हैं। और अगर आपने उसमें से 1 घंटा खत्म कर दिया, तो आपके पास 99,000 घंटे ही हैं। 99,900 घंटे। ये हमें खुद समझना पड़ेगा। हम अपने समय को किस तरीके से इस्तेमाल करें, हम कितना अपने आप को शेड्यूल करके काम करें। हमारे पास क्या सपने हैं, क्या हम अपने सपने के लिए काम कर रहे हैं? गांधी जी के पास सपना था, वो देश को आजाद कर दिए। टीसी सर के पास सपना था, तो उन्होंने आर्थिक आजादी का नया अभियान छेड़ दिया। टीसी सर के पास सपना था, तो 2012 में उन्होंने बोला, जब वो जेल से निकले, तो उन्होंने बोला कि मैं भी अब इस देश में कोई क्रांतिकारी काम किए बिना, अब मुझे भी, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इसीलिए आरसीएम गुरुकुल चल रहा है। ये आरसीएम गुरुकुल दिखावा के लिए नहीं चल रहा है। नहीं तो बता दीजिए, किसी एक कंपनी के फाउंडर में क्या औकात भी है सुबह 6 बजे जूम पे आने की? औकात है? औकात की बात कर, नहीं है सर। ये कोई क्रांतिकारी आदमी ही कर सकता है। जिस तरह हमारे देश को आजादी महात्मा गांधी ने दिलाई थी, उसी तरीके से ये आरसीएम गुरुकुल टीसी सर ही चला सकते हैं, और वही चला रहे हैं। और ये उन्हीं की प्रेरणा से ये आरसीएम की पाठशाला भी चल रही है, मैं आपको बता दूं। अगर मैं उनका छात्र नहीं होता, अगर मैं पिछले 3 साढ़े 3 4 साल लगातार मैं उनके सेशन को नहीं सुन रहा होता, तो मेरे ये प्रियांशु वर्मा में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आरसीएम की पाठशाला रोज सुबह सुबह चल जाए। क्योंकि मैं भी पहले सो रहा होता था, लेकिन जिम्मेदारी मैंने ली, झंडा मैंने उठाया, तो आज 100 लोग मेरे पीछे हैं या नहीं है, मेरे को बताइए आप। किसी दूसरी कंपनी के फाउंडर में औकात नहीं है। होंगे बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठ, होंगे बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग, लेकिन आम आदमी को खास बनाने का जो काम आरसीएम कर रही है, और जो काम टीसी सर कर रहे हैं ना, हमें नैतिक मूल्यों के बारे में जागरूक करना, हमें वो काम करना। प्रणाम है ऐसे लोगों को यार, प्रणाम है। आज स्वतंत्रता दिवस के दिन मेरे मेरे खून में उबाल आ गया है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन भी हमें खुद ही होना पड़ेगा। हम जूम पे आ जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है, वीडियो ही ऑन नहीं है लोगों का। क्या डिसिप्लिन सिखाइएगा आप लोगों को, बताइए। अगर यही सेशन को अटेंड करने का आपको 500 रुपया मिल रहा होता, और ये बोला जाता कि आप पूरे सेशन में वीडियो ऑन रखिएगा तभी 500 रुपया मिलेगा, तो साला तुरंत हम कर लेते। क्योंकि मेरे को लॉस की बात समझ में आती है, फायदे की बात समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपको बता दूं, 500 से ज्यादा मिलेगा, लेकिन वो उसी को मिलेगा जो ऑन करके बैठेगा। देखिए, मुझे सुभाष जी दिखाई दे रहे हैं, चमकता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है। डिसिप्लिन होना पड़ेगा। फ्रीडम का डी का मतलब ड्रीम एंड डिसिप्लिन, और ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी। हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैबर बनना पड़ेगा। हम जब भी मौके की बातचीत करते हैं, आज रूपांतरण यात्रा हमारे लिए क्या है? एक मौका है। कोई सेमिनार हमारे लिए क्या होता है? मौका होता है। कोई ट्रेनिंग हमारे लिए क्या होता है? मौका होता है। कोई होम मीटिंग हमारे लिए क्या होता है? मौका होता है। कोई वीकली मीटिंग हमारे लिए क्या होता है? मौका होता है। और हम मौके को छोड़ने वाले बन गए हैं। हमें मौके को पकड़ने वाला बनना पड़ेगा। मौके पे एक कहानी सुनाता हूं आपको।
एक व्यक्ति था, वो गुरुजी के पास गया शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, और उसने बोला कि गुरुजी मेरे को आप जो है आशीर्वाद दीजिए कि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। तो उन्होंने बोला कि तुम नदी के किनारे जाओ, और वहां पे बहुत सारे पत्थर पड़े होंगे, एक पत्थर को उठाओगे, उसको महसूस करोगे तो वो ठंडा मिलेगा। लेकिन बहुत सारे पत्थर को जब तुम उठाओगे तो उठाने के बाद तुम्हें एक पत्थर गर्म मिलेगा, और उस गर्म पत्थर को हाथ में जोर से पकड़ना, और पकड़ के अपनी इच्छा मांगना। जिस दिन जब तुम अपनी इच्छा मांगोगे तो जो मांगोगे वो तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। वो व्यक्ति गया, वो बच्चा गया नदी के किनारे, एक पत्थर को पकड़ा, महसूस किया वो पत्थर ठंडा था, उसको नदी के अंदर फेंक दिया। फिर दूसरा पकड़ा, वो भी ठंडा था, उसको भी फेंक दिया। फिर तीसरा पकड़ा इसी तरह से, वो भी फेंक दिया, महसूस किया वो ठंडा था। और वो इतना बिजी हो चुका था पत्थर को उठाने और फेंकने में कि ये भूल ही गया कि वो आया किस लिए था, महसूस करने के लिए कि वो पत्थर ठंडा था या गर्म था। और वो एक फेंका, दो फेंका, पांच फेंका, 10 फेंका, 15 फेंका, 20 फेंका, 30 फेंका, 40 फेंका, 50 फेंका, 60 फेंका, 70, 80, 90, 99 पत्थर फेंक दिया, लेकिन 100वां पत्थर जो था वो गर्म था। वो उसके लिए क्या था, एक मौका था कि उस पत्थर को वो पकड़ रख सकता था, और पकड़ के अपनी इच्छा पूर्ति कर सकता था। लेकिन वो व्यक्ति पत्थर को उठाने में और पत्थर को फेंकने में इतना व्यस्त हो गया कि वो महसूस करना ही भूल गया कि पत्थर गर्म था कि ठंडा। और जब तक उसको ये ध्यान आता कि वो गर्म पत्थर मेरे हाथ से निकल गया है, तब तक उसके हाथ से वो पत्थर निकल गया था। ऐसे ही होता है मौका। हम सोचते हैं कि ये वाला सेमिनार, नहीं नहीं नहीं, इसमें तो मेरे पास समस्या है, अच्छा अगले में करेंगे। ये वाली ट्रेनिंग, नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, अगले में करेंगे। इस साल रॉयल्टी, नहीं नहीं नहीं, अगले साल वाला में करेंगे। वो अगला कभी आता ही नहीं। तो क्या हम भी टालने वाले नहीं बन गए? टालने से काम नहीं चलेगा। मेरे को मौका मिला लॉकडाउन को रॉयल्टी अचीवर बनने का, तो मैंने बना, मैं बन के दिखाया। मेरे को मौका मिला टेक्निकल अचीवर बनने का, मैं बन के दिखाया। तो ढकोसला नहीं देना है, मौके को पकड़ना है, अपने आप को रॉयल्टी टेक्निकल बनाने पे काम करना है, बनने पे काम करना है, बनाने पे काम करना है। यही मौका है, यही अवसर है, अवसर को पकड़ना है। रूपांतरण यात्रा हमारे लिए मौका है। देश के 100 से ज्यादा जगह पे 17,000 किलोमीटर में ये यात्रा निकलेगी। आप सोचिए ना कितनी लंबी यात्रा होगी। और कंपनी पिछले एक साल, मतलब आज हम लोग 8वें महीने में पहुंच चुके हैं, अगस्त में, दिसंबर से ही बात हो रही है कि कंपनी रूपांतरण यात्रा निकालेगी। सोचिए कितनी लंबी अवधि में कितनी बड़ी तैयारी हो रही होगी। तो कंपनी इस काम को कर रही है, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम उस काम से कोई परिणाम नहीं ले सकते? या सिर्फ हम दुनिया को ये बताएंगे कि आरसीएम रूपांतरण यात्रा निकाल रही है? अरे लगाइए ना दिमाग कि रूपांतरण यात्रा जिस शहर में लग रही है, उस शहर से हम कैसे 100 ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं। लगाइए ना दिमाग, ये भी तो आपके लिए मौका है। लेकिन ये किसके लिए मौका है? जो इसको मौके की तरह देखेगा। क्योंकि अवसर हमेशा समस्याओं में छुपा हुआ होता है, और जो लीडर होता है वो समस्याओं में अवसर को पहचानता है। और जो लीडर नहीं होता है, जो भविष्य की चीजों को नहीं देख पाता है, वो समस्या को देखता है। तो हमें क्या देखना है? समस्या नहीं देखना, हमें समस्या में अवसर को देखना है। इसीलिए हमें अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने वाला बनना है। तो फ्रीडम के ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी ग्रैबर, और एम का मतलब मैडनेस। मैंने कल तक 10 एम प्रिपेयर किया था, लेकिन मैं देखा कि 1 एम मेरा छूट रहा है, तो मैंने 11 एम प्रिपेयर कर लिया। 11 एम ऑफ सक्सेस। लेकिन अभी एम के बारे में बात करते हैं, दैट इज मैडनेस। हमें फ्रीडम चाहिए ना, हम आरसीएम की ताकत को समझ चुके हैं। हमें आजादी चाहिए ना, हमें फ्रीडम चाहिए ना। पागल होना पड़ेगा। गांधी जी को आजादी के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था साला। बस ये दिखता था कि अंग्रेज देश से चला गया, और कुछ दिखता ही नहीं था। मैडनेस होनी चाहिए, पागलपन होनी चाहिए, तब जाके ये काम हो। क्योंकि पहाड़ तोड़ने के लिए मांझी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ा था, पागल होना पड़ा था। पागल आदमी, जिद्दी आदमी इतिहास रचता है, और समझदार और पढ़ा लिखा आदमी इतिहास खोल के पढ़ता है कि किसी ने कैसे इतिहास रचा। आपको क्या बनना है? समझदार पढ़ा लिखा बनना है या पागल बनना है? क्योंकि पागल का अर्थ होता है, पा का मतलब पाने के लिए, पा का मतलब पाने के लिए, ग का मतलब गतिशील, और ल का मतलब होता है लक्ष्य। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए गतिशील हो जाए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हिलने लग जाए,
वो व्यक्ति पागल कहलाता है। तो पागल बनना है, क्या बनना है, पागल बनना है। तब जाके हम इस आर्थिक आजादी को भी के सपने को भी हम साकार कर पाए। नहीं तो संभव नहीं है ये सब काम करना। तो मैंने आपको फ्रीडम को एक्सप्लेन करके बताया। आइए थोड़ा 11 एम पे थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग नजर डालते हैं कि ये 11 एम क्या है। पहला जो एम है, 11 एम फॉर सक्सेस, मैंने इसका नाम दिया है। और 11 एम फॉर सक्सेस का मतलब क्या है? पहले एम का मतलब है माइंडसेट। माइंडसेट, और इसको बोलते हैं हिंदी में मानसिकता। यानी कि जो आरसीएम है ना, या ये जो काम, जिस काम को हम कर रहे हैं, 80% माइंडसेट है। जैसे आपको रॉयल्टी करना है तो 20% ही मेहनत है। 80% अपने दिमाग को इस काम के लिए तैयार करना है कि यार मैं रॉयल्टी अचीवर हूं, या मैं रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूं, यार मेरे को भी बनना चाहिए, या मेरे अंदर क्या कमी है। वो रॉयल्टी अचीवर ऐसे बोलता है, मैं भी तो ऐसे बोलता हूँ। वो रॉयल्टी अचीवर ऐसे कपड़े पहनता है, मैं भी तो ऐसे पहनता हूँ। वो ऐसे चलता है, मैं भी तो ऐसे चलता हूँ। वो ऐसे दिखता है, मैं भी तो ऐसा दिखता हूँ। लेकिन उसमें मेरे में क्या अंतर है? वो रॉयल्टी में नहीं हूं, मैं भी बन सकता हूं। ये जिस दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, गेम वहीं से चेंज हो जाएगा। समस्या क्या है पता है? कितना भी मोटिवेट कर दीजिए, कितना भी पकड़ के हिला दीजिए एक व्यक्ति को, वो बोलता है सर रॉयल्टी, रॉयल्टी, रॉयल्टी नहीं होगा सर, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। अरे भाई, हमारे आजादी के वीर जवानों ने सूली पे लटक गए। वो सोचते देश आजाद, हाँ हमसे नहीं होगा देश आजाद। तो वीर भगत सिंह क्या फांसी पे लटकते क्या? नहीं लटकते। क्या वो जाके बम फोड़ देते क्या कहीं पे? क्या चंद्रशेखर आजाद इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते क्या? नहीं होता ऐसा। हम बहुत बड़े काम में है सर, और यहाँ पे काम कम है और माइंड सेट ज्यादा है, मानसिकता ज्यादा है। 80% लोग बोलते हैं कि 80%, मैं बोलता हूँ 99% माइंडसेट का गेम होता है। मेरे दिमाग में था कि मुझे रॉयल्टी करना है, मैंने किया। मेरे दिमाग में था कि मुझे टेक्निकल करना है, मैंने किया। रास्ते बाद में बनते हैं सर, रास्ते बाद में बनते हैं। पहले तो वो दिमाग में बात बनता है। क्योंकि कोई भी चीज का निर्माण जो है ना, वो 3 बार होता है। पहली बार आपके मस्तिष्क में होता है, दूसरी बार पेन पेपर पे होता है, और तीसरी बार वो असली में होता है। ताजमहल कितनी बार बना? 3 बार बना। पहले किसी के दिमाग में बना था, फिर वो कागज पे बना, उसके बाद असली में बना। लाल किला कितनी बार बना? 3 बार बना। पहले किसी के दिमाग में बना, फिर वो कागज पे बना, फिर वो असली में बना। आपका घर कितनी बार बना? 3 बार बना। पहले किसी के दिमाग में बना कि मुझे घर बनाना है, उसके बाद उसका नक्शा बना कि यहाँ पे ऐसे देना है, यहाँ पे बेडरूम देना है, यहाँ पे किचन देना है, यहाँ पे हॉल देना है, यहाँ पे बाथरूम देना है, यहाँ पे ये देना है, यहाँ पे पूजा रूम देना है, यहाँ पे सीढ़ी देना है, यहाँ पे जीना देना है, यहाँ पे गेट देना है, इधर हमको इस मुंह से हमको ये सारा काम करना है। ये सारा कुछ दिमाग में पहले आया, फिर पेन पेपर पे आया, उसके बाद असली में बना। हम रॉयल्टी जब हमारे अपलाइन बात करते हैं तो हम बोलते हैं सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम सर रॉयल्टी के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। तो भैया तुम आरसीएम नहीं कर सकते। जय आरसीएम, जय आरसीएम बोल के आगे बढ़ जाना है। हमें क्या करना है? हमें एक लाइन याद रखनी है, काम करो उसके साथ जो इंतजार करते हैं, और छोड़ो उनको जो इनकार करते हैं। काम करो उसके साथ जो इंतजार करते हैं, छोड़ दो उनको जो इनकार करते हैं। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों, उनको जिस दिन आरसीएम की ताकत समझ में आएगी ना, वो भी रॉयल्टी अचीवर बनने के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा। लेकिन बनेगा वही जिसका माइंड सेट होगा कि हाँ सर रॉयल्टी है सर, कुछ नहीं सर, 10 लोगों को 10-10 हजार पीवी का बिजनेस करा देंगे सर, रॉयल्टी हो जाएगा सर मेरा, आराम से हो जाएगा। मेरे को तो दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। 3% क्या, मैं तो 8% रॉयल्टी अचीवर बन सकता हूं। ऐसे लोग हैं हमारे बीच में। माइंडसेट 99% माइंडसेट का गेम है सर। नहीं विश्वास है तो आप द सीक्रेट मूवी देख लीजिएगा। द सीक्रेट, आपको पूरा का पूरा गेम समझ में आ जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन माइंडसेट, जितने भी दुनिया के बड़े से अमीर लोग माइंडसेट, दुनिया के गरीब से गरीब लोग भी माइंडसेट। हमसे नहीं होगा, हमसे ना होई, बनारस की भाषा में, हमरा से तो ना होई तो नहीं होगा, हमसे हो जाएगा तो हो जाएगा। एक कोटेशन है, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इफ यू थिंक यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कैन, इफ यू थिंक यू कांट, इधर वे यू आर राइट। माइंडसेट का एग्जाम्पल है ये। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, दोनों तरीके में आप सही हैं। क्योंकि जो आपको लगता है आप वही कर सकते हैं।
आपको लगता है कि आप आरसीएम के रॉयल्टी बन सकते हैं, तो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, आप बन जाएंगे। आपको लगता है कि आप आरसीएम के टेक्निकल बन सकते हैं, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी, आप बन जाएंगे। आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप नहीं बनेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। 99% माइंडसेट है, 1% काम है। और काम में भी हमारे पास अपलाइन है, हमारे पास सिस्टम है, सब कुछ हमारे पास है। माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। पहला एम का मतलब माइंडसेट। इसके बाद क्या आता है? दूसरे एम का मतलब हो गया मिशन। हम लोग कौन से मिशन में हैं? हम लोग नए भारत के निर्माण के मिशन में काम कर रहे हैं। और ये कोई कच्चा मिशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। बहुत पक्का वाला मिशन है नए भारत का निर्माण। क्योंकि हमारे उद्देश्य हैं, कहते हैं ना, जिसके पास लक्ष्य होते हैं ना उसके लक्षण दिखते हैं। क्या कोई कंपनी आज तक रूपांतरण यात्रा करने की भी सोची है? किसी के पास है 16,000 डिलीवरी सेंटर, किसी के पास है 250 डिपो, किसी के पास है 1 लाख से 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल, किसी के पास है 18,000 पिन कोड पर होम डिलीवरी, किसी के पास है 1,000 शहरों में ग्रोसरी की होम डिलीवरी के सिस्टम। सोच भी नहीं सकता। अगर आज टारगेट बनाए ना, तो आज से 10 साल के बाद भी वो अचीव करेगा कि नहीं करेगा, इस बात की गारंटी नहीं है जहां हम पहुंचे हुए हैं। मिशन होना चाहिए हमारा। मिशन मार्च, मिशन सितंबर, मिशन अगस्त, ये मिशन सब जब जुड़ जाता है ना, तो फिर उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो ये मिशन हमारे साथ होना चाहिए। हमें हर काम को मिशन बना के करना चाहिए। ये मेरी आदत है, मैं हर काम को मिशन बना के करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक पर्पस रहता है। और जब पर्पस रहता है, एक उद्देश्य रहता है, तो हम कभी भी दिशाहीन नहीं होते, हम भटकते नहीं है। तो आप दूसरे एम का मतलब मिशन बना के काम का। तीसरे एम का मतलब मेंटर। अपना एक मेंटर चुनिए। कृष्ण भगवान भी किसी के मेंटर थे, तब जाके वो किसी को जिता पाए थे। हर किसी के पास एक मेंटर होता है। आप सचिन तेंदुलकर से पूछ लीजिए, उनके पास मेंटर थे। आप विराट कोहली से पूछ लीजिए, उनके पास मेंटर थे। ये खेल जगत की बात है। आप जाके किसी भी पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए, उनके पास मेंटर थे। हर किसी के पास मेंटोर है। अगर हमारे पास हमारे मेंटोर नहीं है, यानी कि हमारे अपलाइन नहीं है, ये तो इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है कि आपको इसको डिबिया बार के खोजने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जो सही सही आपको दिख रहा है आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर सीरीज में, और आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो कनेक्ट हो जाइए। ये मेंटोर, इस पे हम लोग कभी एक अलग सेशन लेंगे, बहुत बड़ा विषय है। इसमें हम बहुत डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। मेंटोरशिप बहुत जरूरी है, इसीलिए अपना एक मेंटोर जरूर चुने और उनको 100% फॉलो करने का काम करें। इसके बाद अगला है मार्केटिंग। हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? अभी मैं इसका जब रिसर्च कर रहा था, तो मैं देखा कि इसका हिंदी होता है विपणन। मुझे भी नहीं पता था। हम डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में है, लेकिन मार्केटिंग का हिंदी होता है विपणन। ये मुझे नहीं पता था, कल ही पता चला जब रिसर्च कर रहा था। तो मार्केटिंग, यार हम मार्केटिंग में हैं। हमारी एक एक चीज हमारे लिए मार्केटिंग का काम करती है। हमारा ड्रेस कोड हमारा मार्केटिंग करती है, हमारा टाई हमारी मार्केटिंग करती है, हमारा बोलने का तरीका हमारे मार्केटिंग करती है, हमारा आउटलुक हमारी मार्केटिंग करती है। तो हम कैसी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं? सही वाली या गलत वाली? ये हमें निर्णय लेना है। इसके अलावा मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मार्केटिंग से मार्केटिंग प्लान आता है। प्लान आप जितना दिखाएंगे उतना काम होगा, ये सब कुछ आपको समझना है। मैं बस आपको इशारा दे रहा हूँ, कुछ कुछ वर्ड दे रहा हूँ, ताकि आप आजादी में अपने आप को मतलब जिता सके, विनर बन सके आप। तो मार्केटिंग। इसके बाद अगला एम है हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता या वाहन। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आपके पास, आप मूवेबल नहीं हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह हिल नहीं सकते हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास वाहन नहीं है, या आपके पास चलने का जज्बा नहीं है, आप पैदल नहीं चल सकते, आप जा नहीं सकते अपनी टीम के पास, अपने लोगों के पास, तो भैया भूल जाइए, आप बहुत बड़ा नेटवर्क बनाएंगे। इस हिंदुस्तान में वही स्टार रूबी बना है, वही सफायर बना है, वही डायमंड बना है, जिसका पूरे देश में नेटवर्क है। और हम तो अपने गांव, अपने मोहल्ले, अपने पंचायत से बाहर निकल के दूसरे जिला तक भी नहीं पहुंच पा रहे। हमारे पास बाइक ही नहीं है। हम खरीद सकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं खरीद रहे हैं, पैसा बचाना है। तो नहीं हो सकती, कामयाबी नहीं आ सकती। कामयाबी के लिए मोबिलिटी आपके पास होना चाहिए, आपका अपना वाहन होना चाहिए। तब जाके आप इसकी सवारी करेंगे और काम बड़ा हो सकता है। अगला जो है वो है मोबाइल फोन। अभी जिससे आप जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये क्या है? हमारे बिजनेस का टूल है। ये अगर आपके पास नहीं होगा, कुछ लोग ऐसा फोन लिए हैं कि जूम जुड़ते ही नहीं, जुड़ ही नहीं पाते, उनको यूट्यूब पे जाके देखना। भैया 5G फ्री में दे रहा है। टू
4G का पैसा लेके 5G आज भी कंपनियां फ्री में दे रही हैं। जिस दिन इसका पैसा लगेगा ना, उस दिन आप फिर 5G फोन खरीदेंगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। जल्दी से कोशिश कीजिए कि अपने आप को आप चेंज कीजिए और आप 5G के फोन में शिफ्ट होइए। देखिए कितना आसान हो जाता है आपका लाइफ। ये हर छोटी छोटी चीजों के लिए आप जितना संघर्ष कर रहे होते हैं ना, टूल्स है ये ना, ये टूल्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। डॉक्टर अगर बोले कि मैं आला नहीं कर दूंगा, मेरे पास पैसा नहीं है, तो भैया वो मरीज कैसे देखेगा। मेरे से लोग बोलते हैं मेरे पास सर छोटका वाला फोन है, हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे सीखेंगे। मतलब तब आप ग्राहक ही बन के रहिएगा, आप प्रचारक नहीं बन सकते। क्योंकि उसके लिए तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए आपके पास टूल्स होना चाहिए। तो मोबाइल आपका टूल है, ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मैन पावर होना चाहिए। ये ज्वाइनिंग की बात जो हो रही है, क्यों हो रही है, मैन पावर होना चाहिए हमारे पास। मैन पावर अगर हमारे पास नहीं होगा तो काम हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। मैन पावर जरूरी है, यानी हमारे पास लोग, हमारी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, हमारे लोग। जैसे आप अभी इस मीटिंग में आए हुए हैं, क्या है, आप लोग हैं हमारे। ये मैन पावर, आपके नीचे कितने मैन पावर है, कितने लोग हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ, आपके कितने लोगों का नेटवर्क तैयार हुआ है। आप पता कीजिए ना, चेक कीजिए ना, पता चल जाएगा आपको कितने लोग हैं आपके पास, और इसको बढ़ाने पे काम कीजिए हमेशा। ये पावर जितना बढ़ेगा, आपकी ताकत, आपकी इनकम, अपना आपकी सिक्योरिटी, हर कुछ उसी गुना बढ़ती जाएगी। तो मैन पावर। इसके अलावा अगला क्या है, मीटिंग। इसको बोला जाता है बैठक, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। मीटिंग को बोला जाता है ऑक्सीजन। क्या बोला जाता है, ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन को हम अपनी लाइफ से अगर हटा दे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, उसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में मीटिंग को अगर अलग कर दिया जाए तो आप नहीं है, कुछ कुछ भी नहीं है, फिर माहौल ही नहीं है। और कोठारी सर बोलते हैं माहौल बनाना है, माहौल में आना है, और माहौल में लोगों को लेके आना है। यही आरसीएम है, यही डायरेक्ट सेलिंग है। मतलब मीटिंग का मतलब डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब मीटिंग। सिंपल सा फॉर्मूला है। कुछ लोग बोलते हैं सर कितना सेमिनार अटेंड करें। हम बोलते हैं कि सेमिनार तब तक अटेंड करो जब तक सेमिनार लेने वाले नहीं बन जाओ। जब लेने वाले बन जाओ तो उससे पहले तो तुम एक रविवार को सेमिनार अटेंड करते थे पूरे महीने में, अब तुम 30 के 30 दिन मीटिंग करो। लेकिन मीटिंग को अपने आप से अगर अलग कर दिए तो तुमने ऑक्सीजन को अलग कर दिया। और अगर विश्वास नहीं होता है तो अभी 1 मिनट से 2 मिनट से 3 मिनट से 4 मिनट से 5 मिनट ऑक्सीजन को अभी आप अपने अंदर से अलग करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक इसी तरह अगर आपने मीटिंग से दूरी बना ली, आपने अगर मीटिंग जाना छोड़ दिया है, तो भैया आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपकी मृत्यु तय है, तय तय तय। मैं अगर अगर 10 सेकंड के लिए सांस रोक दूं तो 11वें सेकंड सांस ले लूंगा तो फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं 3 मिनट से ज्यादा अगर सांस रोक लिया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मीटिंग अगर आप छोड़ दिए हैं एक, तो दूसरे में जरूर चले जाइएगा। अगर आप वहां आपने वहां से दूरी बना ली है तो आपको इस आरसीएम में मरने से कोई नहीं रोक सकता है। गारंटी है सर। मीटिंग इज इक्वल टू ऑक्सीजन। मीटिंग आपका ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन चलते रहना चाहिए लगातार, बिना कोई पूछे, बिना थके, बिना रोके। कभी हम पूछते हैं सर हम कब तक सांस लेंगे। जब तक सांस लेंगे तब तक मीटिंग करेंगे। अभी मीटिंग अटेंड करते हैं, कल मीटिंग लेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट एम का मतलब है मोटिवेशन, प्रेरणा। हर बार बातचीत होती है, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए बस। मोटिवेशन होना चाहिए, और वो कैसा कैसा मोटिवेशन होना चाहिए पता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, जो हम बाहर की चीजों को देखते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, हमारे अंदर अंदर का मोटिवेशन होना चाहिए, अंदर की आग होनी चाहिए। और ये होगी तो बड़ा काम हो सकता है। अगला एम का मतलब है मैनेजमेंट, प्रबंधन। हर चीजों का मैनेजमेंट कीजिए। कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी टीम बड़ी हो गई, हम कैसे काम करें। यार आप स्मार्ट बनिए ना, आप लोगों को सिखाने पे फोकस कीजिए। कुछ लोग आज तक ज्वाइनिंग लगाना नहीं सीखे हैं, कुछ लोग आज तक पीयूसी देखना नहीं सीखे हैं, हर बार अपलाइने को परेशान करते हैं। कुछ लोग अपना डिस्प्ले वाल खोल लिए हैं भैया, बिल भी अपलाइने से कटवाते हैं। मैनेजमेंट है ये सब, सीखिए। सीखना है। हर चीज का एक ही परिभाषा है, मैंने आपको पीछे एजुकेशन वाले पॉइंट पे बताया था कि शिक्षा वो शेरनी का जो दूध है, वो जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो प्रबंधन हमें करना पड़ेगा सर। हमें समय का प्रबंधन करना पड़ेगा, हर चीज का प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट की डिग्री होती है। ये प्रबंधन हमें सीखना पड़ेगा। ये एम का मतलब हो गया मैनेजमेंट। अगला जो एम है वो है मनी, धन या निवेश। हम लोगों को कैसे बोलते हैं आरसीएम में आप आ गए ना, आपको कोई पैसा नहीं देना है। भैया हम मानते हैं यहाँ पे कोई निवेश नहीं लगता है, आपको ज्वाइन करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना यार कि बिजनेस फ्री में चलता है।
नहीं चलता। आपके पास रनिंग एक्सपेंस होने चाहिए। आपके पास एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, मान लेते हैं वो फैक्ट्री आपके मामा जी आपको स्पॉन्सर कर दिए, लेकिन उस फैक्ट्री में आप आइएगा जाइएगा, आपका डीजल पेट्रोल खर्चा होगा। वो क्या है? आपका रनिंग एक्सपेंस है। हम मीटिंगों में जाने के लिए डरते हैं, छोटे छोटे 100-150 रुपए के टिकट से हम परेशान हो जाते हैं। हमको लगता है यार मेरा 100 रुपया लग जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, अभी एक व्यक्ति थे, मैं उससे पूछ रहा था, वो बोले क्या कि हम अपने बच्चे के लिए पूछ के आए। तो बोला क्या कि आपका जो है लगभग लगभग करीबन 4 से 5 हजार रुपया का खर्चा है। एकदम एकदम निम्न स्तर के स्कूल की बात कर रहा हूँ। और हर महीने 600 रुपए की फीस जाएगी, बच्चा अभी एकदम छोटा है। और हम अपने आप पे कितना खर्चा करते हैं? हम अपने बच्चे के एजुकेशन पे कितना खर्चा करते हैं? एवरेज 500 रुपए तो करते ही करते हैं एक बच्चे पे। लेकिन आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आप अपने एजुकेशन पे कितना खर्चा करते हैं? 100 रुपए के सेमिनार का टिकट बचा लेते हैं हम लोग। क्या आपको लगता है कि आप इससे बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे?